ओके बच्चों, अभी हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुरुत्व केंद्र। ठीक है, अभी हम इस टॉपिक के जो पार्ट्स हैं, जिस पार्ट्स में हम कवर करेंगे, सबसे पहले मैं आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड की डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा। उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और पॉइंट होंगे इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में, उसके बारे में बताएंगे। फिर इसके बाद डिफरेंट जो शेप्स होती हैं, भाई हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड आउट करना है तो उसके मेथड कौन कौन से मेथड हैं, और हम जो मेथड फॉलो करेंगे वो होगा ज्योमेट्रिकल मेथड। मतलब ज्योमेट्रिकल मेथड से सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट शेप्स की फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो एक इसका छोटा सा एक टॉपिक बचता है वो है इक्विलिब्रियम, यानी कि संतुलन, और संतुलन कितने प्रकार के होते हैं और उसके एग्जाम्पल्स। ठीक है बेटा, ये हम अभी इस वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्व केंद्र क्या होता है। किसी को पता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस बिंदु पर उस वस्तु का पूरा भार यानी कि वेट क्रियाशील होता है, यानी कि एक ऐसा पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर वो जो ऑब्जेक्ट है, जो भी वस्तु होगी, उसका पूरा जो वेट है वो उसके ऊपर कार्यशील होगा, उसके ऊपर काम कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बताया टेबल लेते हैं, अगर हमें टेबल को उठाना हो तो हम टेबल को क्या करेंगे? बीच से, सेंटर से उठाएंगे उसको। स्टेबिलिटी बनाते हुए सेंटर से उठा सकते हैं ना उसका। अब हमने उसको अपने हाथ के ऊपर उठाया हुआ है तो उसमें क्या हो गया कि वो जो पूरा जो उस वस्तु का जो भार है, जो वेट है, वो एक ही बिंदु के ऊपर एक्ट कर रहा है ना, हमारी हथेली के ऊपर काम कर रहा है, तो वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट हो गया। वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो डिफरेंट शेप्स के हिसाब से चेंज होता रहेगा, जिसे हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको बताया सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन समझ में आ गई? यही चीज अगर फ्लैट सरफेसेस यानी कि समतल आकृति के लिए अगर यूज किया जाए तो उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जगह सेंट्रोइड बोलते हैं। उसमें फ्लैट सरफेसेस कौन कौन से होते हैं, ध्यान सुनना। सबसे पहले होती है ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। दूसरा होता है सर्कल यानी कि वृत्त। तीसरा होता है स्क्वायर को क्या बोलते हैं हिंदी में? वर्ग। चौथा रेक्टेंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? आयत। पांचवा होता है पैरेललोग्राम यानी कि समानांतर चतुर्भुज। ये 5 प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं जो हमें पढ़ने हैं, 5 प्रकार की शेप्स हैं जो हमें पढ़नी है। इसके बाद 3 शेप आती है ठोस आकृति वाली, जो हम कवर करेंगे आज। सबसे पहले उसमें आता है स्फीयर यानी कि गोला बोलते हैं जिसको। दूसरा आता है बेलनाकार शेप, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है। तीसरा कौन, शंकु। कौन तो सभी ने सुना होगा नाम। तो हम ये इन 8 शेप्स की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड आउट करते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड से, ये पढ़ेंगे आगे। समझ में आया? अभी गुरुत्व केंद्र क्या होता है? एक ऐसा बिंदु जिसके ऊपर वस्तु का पूरा भार क्रियाशील हो। केंद्र क्या होता है? वह बिंदु जिसके ऊपर उस वस्तु का पूरा क्षेत्रफल क्रियाशील हो। जो समतल आकृति होगी उसके लिए हम क्षेत्रफल लेंगे। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया? गुरुत्व केंद्र में और केंद्रक में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड में मेजर डिफरेंस हो गया। ठीक है, अभी हम इसके बारे में दूसरा पॉइंट्स क्या हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ध्यान से सुनना, इन्हीं पॉइंट्स में लगभग हमारा कुछ चैप्टर कवर हो जाएगा। जब भी जो हम कवर करेंगे, हमारे जो पीडीएफ में जो क्वेश्चन होंगे लगभग इसी में से हम उनको सोल्व करने में सक्षम होंगे उनको। ठीक है। अभी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट में आता है फर्स्ट पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है ये साइज, शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ऊपर डिपेंड करती है। किस चीज पे डिपेंड करती है? साइज, शेप और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ठीक है, अभी मैं आपको बाद में इसको एग्जांपल से भी बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। दूसरा पॉइंट, जितनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ होगी, मतलब डाउन साइड होगी, उतनी ही बैलेंसिंग अच्छी होगी, उतनी ही स्टेबिलिटी अच्छी होगी। फॉर एग्जाम्पल रेसिंग बाइक, रेसिंग कार, इनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो नीचे की तरफ होती है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट, कुछ वस्तुएं ऐसे होती हैं उनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो ऑब्जेक्ट के बाहर भी होती है, जैसे कि रिंग, सर्कल,
उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी केंद्र पे होगी। रिंग, हेलमेट, पाइप जो होते हैं, इनकी जो कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है इसकी सरकमफ्रेंस पे या उसके सरफेस पे होती है। दूसरा पॉइंट समझ, तीसरा पॉइंट, 3 हो गए ना पॉइंट अपने। अभी चौथा पॉइंट है अपना। चौथा पॉइंट क्या है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फर्स्ट पॉइंट बताया हमने शेप्स के हिसाब, शेप के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर किसी वस्तु का शेप चेंज हो रहा है लेकिन वेट चेंज नहीं हो रहा है, तब भी उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की स्थिति में चेंज हो जाएगा। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई वर्त है, उस वर्त को हमने, मान लो कि वो 100 kg का है, तो उस वर्त को हमने स्क्वायर में चेंज कर दिया, लेकिन उसका वेट हमने 100 kg ही रखा है। तो पहले तो अगर जब वो वर्त था तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी सेंटर पे, लेकिन अगर हमने उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां चली जाएगी? स्क्वायर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे होती है? जहां पे उसके विकिरण आपस में कट करते हैं यानी कि डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, तो चेंज होगी ना उसकी पोजीशन। ये उसका कितने पॉइंट हो गए अपने? 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट है अपना, सभी ने बिल्डिंग और ब्रिज की कंस्ट्रक्शन होते हुए देखी है। तो स्टैटिक जो कंस्ट्रक्शन होती है उनको डिजाइन करने के लिए भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का यूज होता है। ठीक है, बिल्डिंग अगर बना रहे हो तो उसकी स्टेबिलिटी चाहिए नहीं चाहिए हमें? बैलेंसिंग चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर वो सीधी नहीं होगी, थोड़ी सी अगर हल्की सी टिल्ट होगी तो क्या होगा? बिल्डिंग गिर जाएगी, बैलेंसिंग ही नहीं होगा, काम ही सही से नहीं होगा। अब आता है लास्ट पॉइंट, 6th पॉइंट। सन पता है सभी को, सूरज। सन की ग्रेविटी के कारण अपना जो अर्थ है सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है ना, लेकिन एक दोनों के बीच में, सन के और अर्थ के बीच में एक दूरी है, डिस्टेंस है ना। तो सन के ग्रेविटी के कारण दोनों के बीच में जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस जो होती है, वो एक कंफर्टेबल होती है, ताकि हम जो है सनलाइट का एंजॉय कर सकें। उससे जो वार्मथ आ रहा है यानी कि जो गर्मी आ रही है, उसको हम अपने जीवन यापन के लिए यूज कर सकें। अगर वो कंफर्टेबल डिस्टेंस पे नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी, गर्मी बहुत ज्यादा हो जाएगी, हमारा शरीर झुलस जाएगा और जीवन संभव नहीं होगा अर्थ के ऊपर। ये हो गया पॉइंट। 2 पॉइंट अभी हमारे कवर हो गए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रोइड, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो गए। अभी इसके मेथड्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने के मेथड कौन कौन से होते हैं अपने, जो हमें जो पढ़ने हैं। नॉर्मली इसके 4 मेथड्स होते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने के। सबसे पहला होता है ज्योमेट्रिकल मेथड, सबको पता है, ज्योमेट्रिकल मतलब शेप के द्वारा जो फाइंड आउट करते हैं। दूसरा हो गया मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तीसरा होता है मेथड ऑफ मूवमेंट्स। चौथा होता है मेथड ऑफ बैलेंसिंग या बैलेंसिंग मेथड। बैलेंसिंग मेथड जैसे मैं तुम लोगों को लोकल लैंग्वेज में या लेमन लैंग्वेज में जो एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए, वेट उठाया, बैलेंस करके उठाया। सभी ने पार्क में देखा है कि वो शीशा दोनों तरफ बच्चे बैठ के झूलते हैं, उसमें जो बीच में उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट, ये चीज बैलेंसिंग पे है ना, वो दोनों तरफ बैलेंस बन रहा है। तो इस 4 मेथड में से हमें जो पढ़ना है वो है ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड मैंने तुम्हें पहले बताया, हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले समतल आकृति से, यानी कि फ्लैट सरफेसेस से। उनको क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं उनको, लेकिन यहाँ पे कॉमन यूज कर सकते हो आप, सेंट्रोइड फाइंड आउट करना या सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना। सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज मैंने बताया बच्चों 4 प्रकार की होती हैं, फास्ट पढ़ेंगे। सबसे पहली होती है राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है। दूसरी होती है आइसोस्केल्स ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तीसरी ट्रायंगल होती है समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है बेटा, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। चौथी ट्रायंगल होती है विषमबाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल, जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं। अभी इसके जो एरिया है, इसके बारे में जो फार्मूला है, वो अपना जो नेक्स्ट चैप्टर होगा मेंसुरेशन का, क्षेत्रमिति का, उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ जितना अपना फोकस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने में, सिर्फ उतना पढ़ेंगे। सबसे पहले लेंगे कि ट्रायंगल जो या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या विषमबाहु त्रिभुज हो, कोई भी ट्रायंगल अगर हमें दी हुई है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है। तो मैंने बताया कि अपने पास 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, लेकिन हम इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में
हम एक एक के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी सिर्फ हम सीधा डायरेक्ट पढ़ेंगे कि एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी होगी, वाई की वैल्यू कितनी होगी। ये वाई एक्सिस हो गया, ये ट्रायंगल है, इसका ये पॉइंट लेंगे, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो गया। अब इसकी ट्रायंगल की हाइट होगी h, इसका जो आधार हो गया उसको मान लिया b, ठीक है, ये नॉर्मल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। तो ट्रायंगल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे होती है बताओ, किसी भी ट्रायंगल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे होती है, जहां पे उसकी मध्यिकाएं इंटरसेक्ट करती हैं, आपस में मिलती हैं, ठीक है। मध्यिका को इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। मीडियन क्या होता है, किसी भी जो कॉर्नर है, एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, सामने वाली भुजा को वो दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा उसको। तो ये अगर इसका हमने पूरे को b मान लिया, b/2 हो गया। अब देखो x एक्सिस की सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे है, इसको g से नोट कर रहा हूं मैं, ठीक है। h मतलब ट्रायंगल की हाइट हो गया। अब ये x एक्सिस यहां तक वैल्यू चाहिए हमें, क्योंकि ये इस लाइन पे है। x एक्सिस की वैल्यू कितनी होगी, b/2 होगी, क्योंकि ये इसको दो हिस्सों में बांट रहा है, और ये h है, इसकी जो हाइट होगी तो x एक्सिस की वैल्यू हो जाएगी b/2। y एक्सिस की वैल्यू यानी कि इसकी जो हाइट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, ट्रायंगल के अंदर जब हाइट निकालेंगे तो वो h/3 होगी। यदि उसकी हाइट 9 सेंटीमीटर है तो कितने पे हो जाएगी, 9/3, 3 के बराबर हो जाएगी, 3 के इक्विवेलेंट हो जाएगी, ठीक है। वही अगर इसकी जगह राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है, तो y एक्सिस हाइट सेम रहेगी। हाइट क्या रहेगी, h, इसकी हाइट h है, तो यहाँ पे y एक्सिस h/3 रहेगा। सिर्फ x एक्सिस की वैल्यू b/2 की जगह b/3 आ जाएगा। लेकिन हमें जो याद करना है इसके अंदर सिर्फ यही है कि कोई भी नॉर्मल ट्रायंगल दी हुई है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी हाइट का तीसरा हिस्सा होती है, 1/3 होती है। अगर फॉर एग्जांपल अगर उसकी हाइट 12 सेंटीमीटर है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी हाइट पे होगी, 4 पे। उसको 12 सेंटीमीटर को 3 से भाग कर देंगे, 4 सेंटीमीटर हाइट पे होगी। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, y = h/3, y = h/3। दूसरी शेप आती है अपने पास स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने इन तीनों शेप्स का एक जैसा था, मैंने एक साथ कवर कर दिया। स्क्वायर यानी कि वर्ग, रेक्टेंगल यानी कि आयत, पैरेललोग्राम यानी कि समानांतर चतुर्भुज। इन सभी के अंदर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो कहां पे होगी, जहां पे इनके विकिरण आपस में इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, ठीक है। तीनों के लिए इसलिए मैंने इन तीनों को एक साथ कवर कर लिया। अब इसकी मैंने स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सभी की a मान ली मैंने। रेक्टेंगल की जो साइड होती है इसकी लंबाई को a मान लिया, चौड़ाई को b मान लिया मैंने। पैरेललोग्राम को वही सेम, लंबाई को a, चौड़ाई को b। तो जहां पे ये इंटरसेक्ट होंगे, लंबाई का आधा कर दो, चौड़ाई का आधा कर दो उसमें। तो अगर उसकी लंबाई a है तो a/2, और अगर उसकी चौड़ाई b है तो b/2। तो x = अब स्क्वायर में तो दोनों सेम है, तो x = a/2 हो जाएगा, y = a/2 हो जाएगा। इसमें रेक्टेंगल में x = a/2, y = b/2, और इसमें पैरेललोग्राम में x = a/2, y = b/2। और इसका गुरुत्व केंद्र वहां होता है जहां पे इनके विकिरण आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। कवर हो गया दो चीज। अभी हम चलते हैं शेप नंबर 5, लेकिन मैंने उसको थर्ड पॉइंट में कन्वर्ट किया है, वर्त, जो कि समतल आकृति की लास्ट शेप है जिसको हमें पढ़ना है। वर्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। सर्कल का डायग्राम ऐसा होता है कुछ, एक इसकी रेडियस होगी r, तो वर्त का याद रखना है कि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा सेंटर में होती है। x = r, y = r होगी। वही x एक्सिस सेम ऐसे निकालेंगे, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये x के बराबर हो गया, ये भी y के बराबर होगा ना, ये भी y के बराबर, ये भी r होगा, ये भी r हो गया। फिनिश हो गया सर्कल। अभी हम इसी के सिमिलर चीज पढ़ते हैं, शेप नंबर 6 है, लेकिन वैसे हम इसको 4th में कन्वर्ट, इससे हमारा ये छूट गया बीच में, अर्धवर्त वाला। पहले वर्त है पूरा, अगर हमने इसको आधा कट कर दिया, यहां तक का हिस्सा ले लिया, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे थोड़ी रहेगी, चेंज हो जाएगी। x एक्सिस की वैल्यू तो सेम रहेगी r, y एक्सिस की वैल्यू रहेगी 4r/3। ये याद कर लेना बेटा, ये ठीक है। अर्धवर्त में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो x एक्सिस पे तो r, इसको याद करने की जरूरत नहीं होती है। नॉर्मली y एक्सिस की जो हाइट जो रहेगी, ये कितनी हाइट पे रहेगा, यहां से रहेगा वो 4r/3 पाई, ये याद रखना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट शेप पे पहुंच गए हम, स्फीयर।
स्फीयर यानी कि गोला बोलते हैं जिसको हम। इसके अंदर सेम जैसे वर्त के अंदर किया हमने, इसकी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी केंद्र पे होती है, x इजिकल टू आर, वाई इजिकल टू आर। वही अगर जैसे हमने वहां पे वर्त के बाद अर्धवर्त पढ़ा था, इसमें अगर गोला है अर्धगोला आ जाए यानी कि स्फीयर की जगह हेमिस्फीयर हो जाए, तो किस पे होगा, x इजिकल टू आर तो सेम रहेगा। y की वैल्यू जैसे वर्त में क्या हो गई थी, 4r/3 पाई हो गई थी, इसके अंदर हो जाती है 3r/8, ठीक है, या 3/8 को r से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी कर सकते, या फिर सबसे सिंपल रहेगा 3r/8, ये याद रखना है, ठीक है। अब हमारी ये जो अर्धवर्त तक थी, यहां तक थी हमारी समतल आकृति, ये है ठोस आकृति में आ गया पहला। अब ठोस आकृति में दूसरी शेप के ऊपर चलते हैं, उस शेप का नाम है बेलनाकार, यानी कि बेलनाकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल। इस तरह की शेप होती है, इसकी रेडियस r होगी, त्रिज्या r, हाइट h। इसमें क्या याद रखना है, इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, अब नीचे क्या बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, तो रेडियस x इजिकल टू r हो जाएगा। हमें हाइट याद रखनी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो y एक्सिस होगा या जो हाइट होगी उसके सेंटर में होगी, यानी कि अगर उसकी हाइट h है तो y इजिकल टू h/2, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगी उसकी हाइट कितनी होगी, h/2, यानी अगर उसकी किसी बेलनाकार ऑब्जेक्ट की हाइट अगर 10 सेंटीमीटर है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितने हाइट पे होगी, 5 सेंटीमीटर पे होगी, ठीक है बेटा। अभी इसकी जो लास्ट शेप है यानी कि कोन, सबने सोपटी देखी हुई है, सोपटी, सोपटी के उल्टा ये वाली होती है, ये कोन शेप होती है। इसमें रेडियस नीचे वही सेम वर्त बना हुआ है, ये हाइट h होगी, ये इसकी l यानी कि लेटेंट हाइट, यानी कि तिरछी ऊंचाई इसकी। अभी इसमें सेम नीचे सर्कल है तो x एक्सिस इज इक्वल टू r। अब हमें y याद रखना है, y इज इक्वल टू h/4, यानी अगर कोई शंकु है उसकी टोटल लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी हाइट पे होगी, 16 को 4 से भाग कर देंगे तो 4 पे आ जाएगा ये, ठीक है बेटा। अभी हमारा ज्योमेट्रिकल मेथड कवर हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर हो गया है, गुरुत्व केंद्र और केंद्र की डेफिनेशन। अब बच गया लास्ट में इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन। संतुलन देखो क्या होता है, जब किसी वस्तु के ऊपर 2 या 2 से अधिक बल लग रहे हो, फिर भी वो वस्तु अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही रहे, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो, वो क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि वो वस्तु जो है वो संतुलन की अवस्था में है। जैसे कि पंकज है, पंकज को खड़ा कर दे हम बीच में, टग ऑफ वार सभी ने देखा है, ऐसे ही पंकज को खड़ा कर दिया हमने रस्सी की जगह, एक हाथ से उसको उस तरफ खींच रहे हैं, एक हाथ से मैं इस तरफ खींच रहा हूं, लेकिन दोनों तरफ बराबर जोर लग रहा है, तो पंकज की पोजीशन चेंज होगी, जिस पोजीशन पे है वहीं पे रहेगा। टग ऑफ वार होता है, टग ऑफ वार में अगर वहां से भी बराबर ताकत लग रही है, इधर से भी बराबर ताकत लग रही है, तो बीच में जो हम रेड फ्लैग लगाते हैं वो कई बार देखा होगा कांस्टेंट हो जाता है जब बराबर, तो वही इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाती है। संतुलन बेटा, संतुलन के अंदर क्या हो गया, 2 या 2 से अधिक फोर्स लग रहे हैं, अगर ये तो 2 ही लग रहे हैं फोर्स, अगर ज्यादा फोर्स लग रहे हो उनका जो परिणामी जो बल होगा यानी कि रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो 0 होता है। भाई इक्वल उस तरफ लगा कुछ फोर्स, उसके अपोजिट लग गया, कैंसिल हो गया, इस तरफ लगा उसके अपोजिट फोर्स लग गया, कैंसिल हो गया, तो वस्तु के अंदर कोई विस्थापन नहीं होगा। इक्विलिब्रियम जो होता है बेटा वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सबसे पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी कि स्थायी संतुलन, दूसरा होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यानी कि अस्थायी संतुलन, तीसरा होगा न्यूट्रल यानी कि उदासीन संतुलन। अब देखो इसको हम समझेंगे वही सोपटी से या कोन, ये कौन है, मैंने सोपटी को उल्टा करके रख दिया, ऐसी शेप में होगा, उल्टा करके रख दिया। अब किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऐसे रखोगे सरफेस के ऊपर तो ये स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा, स्टेबल होगा क्योंकि बेस सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ है। कितनी नीचे है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी हाइट पे है शंकु में, h/4 पे है, तो नीचे की तरफ होगी, तो मैंने बताया था कि बैलेंसिंग अच्छी होगी और क्या अच्छा होगा, स्टेबिलिटी अच्छी होगी। तो अगर मैं उसको थोड़ा सा बाहर से बल लिया, उसको ऐसा हिलाऊंगा, एक बार हिलेगा फिर वापस अपनी पहले वाली पोजीशन पे आ जाएगी, वो कहलाता है स्थायी संतुलन यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, आप सोपटी का पतले वाला हिस्सा नीचे रख दोगे और जो वाइड वाला जो पोर्शन है, सर्कल वाला जो पोर्शन है उसको ऊपर कर दो, क्या आप उसको खड़ा करोगे वो खड़ी रह पाएगी, वो सेम टाइम अपनी जगह से नीचे गिर जाएगी वो, ठीक है। वो कहलाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यानी कि अस्थायी संतुलन।
वही हमने अगर इस कोन को लेटा दिया, हमने टेबल के ऊपर रख दिया, हमने उसको थोड़ा सा फोर्स लगाया, सिर्फ आज अभी यहाँ पे दूसरी जगह पे चला जाएगा, क्या वो वापस अपनी जगह पे आने की कोशिश करेगा? नहीं करेगा वो। तो वो कहलाता है उदासीन संतुलन। कौन सा संतुलन कहलाता है? अभी हमने इसके सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। जैसे तो हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा, इसमें सबने एच एच बार बार यूज हो रहा है, हम हाइट को यूज कर रहे हैं। तो एक दिमाग में रखना है, ट्रायंगल की कितनी साइड होती हैं? 3 साइड। तो ट्रायंगल की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, अगर उसकी हाइट h है तो h/3 होगी, ये याद रखना है। ट्रायंगल की h/3 होगी तो बेलन की h/2 हो जाएगी और शंकु की h/4 हो जाएगी। तो हमें एक याद रख लेना है, ट्रायंगल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी h/3 पे होगी, तो उसके बाद सिर्फ एक याद रख लो, बेलन की याद रख लो h/2, शंकु की अपने आप h/4 हो जाएगी। स्फीयर की और वर्त की, गोले और वर्त की सेंटर पे होती है। वर्ग, आयत और पैरेललोग्राम की जहां पे उनके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे होगी। ठीक है बच्चों, अभी क्लास फिनिश करते हैं।